7 मई 2006 के दिन पायल नाम की एक लड़की वहां से गायब हो जाती है। जी हाँ, उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल की ही थी और वो अपने घर से बाहर निकली थी और उसे एक कोठी में काम करने के लिए जाना था। गरीब घर की वो बच्ची थी और आसपास कोठियों में काम करके अपना वो गुजारा चला रही थी। 2023 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद अपराधी पंडेर और सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इतने सारे मर्डर और इतने सारे रेप कर देने के बाद भी ये लोग आज इस सोसाइटी में एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहे हैं। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because You won't believe कि उसके बाद क्या हुआ। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने आज तक ऐसा सुना ही नहीं होगा। नहीं, औकात ही नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हें हर 2 मिनट में ऐसा कुछ सुनने की आदत है तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। मैंने निठारी केस पर ऑलमोस्ट वो हर एक वीडियो देखी और हर एक ऑडियो सुनी जो कि एग्जिस्टेंस में थी बिफोर द रिलीज ऑफ सेक्टर 36, क्योंकि मैं खुद उस पर एक वीडियो बनाना चाहता था। मैंने सोचा कि इनकी वीडियो से पूरी स्टोरी उठा लूंगा और फिर जो केस में अपडेट्स आई होंगी वो खुद से ऐड कर दूंगा। बट यू वोंट बिलीव कि उसके बाद क्या हुआ। एक हफ्ते तक रिसर्च और स्क्रिप्टिंग करने के बाद समझ आया कि इस केस को चाइनीज विस्पर की बीमारी हुई है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ सुना और बन गया वीडियो। अगर एक इंसान भी तमीज से इसकी कोर्ट कॉपीज पढ़ लेता तो आज ये शहद में लिपटा हुआ गू आप नहीं देख रहे होते। आज की वीडियो मेरी ट्रिलॉजी का तीसरा पार्ट तो है ही, जिसमें हम इस केस की लीगल बैटल्स के बारे में बात करेंगे, पर साथ ही साथ हम सेक्टर 36 का भी रिव्यू करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे रियल केस से। दिस इज योर होस्ट अमन एंड यू आर वॉचिंग क्राइम कसाटा। द बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें मूवी में अलग थी उसकी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नाम। मुनिंदर पंढेर का बलबीर बस्सी हो गया। मूवी में उसे करनाल हरियाणा का एक बिजनेसमैन दिखाया, पर मुनिंदर पंढेर चंडीगढ़ का रहने वाला था और उतनी बड़ी फैमिली नहीं थी उसकी, सिर्फ एक बेटा और वाइफ थी। सुरेंद्र कोहली के कैरेक्टर को प्रेम सिंह नाम दिया गया है। मूवी में वो चंबा का रहने वाला था, पर रियलिटी में वो अल्मोड़ा उत्तराखंड का है। 14 साल की रिम्पा बन गई तुम्पा और गायब होने के अगले दिन उसकी बर्थडे वाली बात किसी सोर्स से कंफर्म नहीं होती है। सिमिलरली जो कॉल गर्ल थी पायल, उसका नाम बदल के चुमकी किया है। पिता का नाम नंदलाल था, मिस्टर घोष नहीं। और उसके काम के बारे में पायल की माँ को शायद नहीं पता था, क्योंकि वो इन दोनों के साथ रहती नहीं थी। रामचरण पांडे जो एसआई का कैरेक्टर है वो सिमिलर है एसआई विनोद पांडे के, जिन्होंने मोस्टली इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। एंड ऑल्सो ये सब राजीव कैंप में नहीं, निठारी गांव में हुआ था। द कैरेक्टर ऑफ अली। मूवी में जो अली नाम का लड़का है वो एक कॉम्बिनेशन है मनोज का और कुछ और विक्टिम्स का। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में बताया, मनोज गया था नाले में क्रिकेट बॉल ढूंढने, पर मिल गया उसे एक कटा हुआ हाथ। अभी मूवी में क्या होता है, अली को ये बात बताने पे इंस्पेक्टर पांडे उसे 100 रुपये देता है, पर रियल में मनोज के जब वो हाथ दिखता है उस पल के बाद से वो आसपास भी नहीं भटकता उस नाले के। ये बात वो खुद अपनी टेस्टिमनी में बताता है। पैसा मिलना तो दूर की बात है। एंड देन मूवी की तरह ही पुलिस वालों ने उस हाथ को जमीन में दफना दिया, पर मनोज कभी भी कोहली का विक्टिम नहीं बना। दी मामा सिंपथी एंगल। एक सीन आता है जिसमें प्रेम को उसका सगा मामा मॉलेस्ट कर रहा होता है और प्रेम उसे फिर जान से मार देता है। क्या पॉइंट है इस सीन का? ऐसा रियलिटी में तो कुछ हुआ नहीं। अभी क्या करूं मैं इसे देख के? सिंपैथी दूं कि अरे इसके साथ इतना बुरा हो गया? हाँ, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकती है। दिस सीन हैड एब्सोल्युटली नो वैल्यू। पता नहीं क्यों डाल दिया ऐसे मूवी में। द कंपाउंडर। प्रेम जब अपने विक्टिम्स को मार देता तो वो उन्हें या तो काट के खा जाता या फिर उनके ऑर्गन्स को बेच देता। रियलिटी से इसका ये ताल्लुक है कि ये दोनों ही बातें पॉसिबल हैं। कोहली ने कन्फेस किया कि उसने लोगों का मांस खाया था, पर ऑर्गन ट्रेडिंग की बात उसके मुंह से नहीं निकली है। ये ऑर्गन ट्रेडिंग वाला एंगल कंक्लूड होता है 2 फैक्ट्स की वजह से। एक तो ये कि D5 जो घर था उसके जस्ट बगल में D6 था, जहां से 1997 में डॉक्टर नवीन चौधरी को अरेस्ट किया गया था एक किडनी रैकेट के केस में। पर उसी साल आई गेस लोअर कोर्ट ने उसे बरी भी कर दिया। और जब निठारी का केस सबके सामने आया तो 1 जनवरी 2007 को पुलिस ने D6 में रेड भी मारी थी, लेकिन उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। इनफैक्ट उन्हें तो घर के अंदर से डॉक्टर भी नहीं मिला, क्योंकि उसके सर्वेंट के हिसाब से वो 27 दिसंबर 2006 को ही अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर निकल गया। दूसरा फैक्ट ये है कि उन सभी बॉडीज के स्कल्स तो थे, उनके हाथ पांव की हड्डियां भी थीं, पर दिल, लिवर, गुर्दा, पूरा का पूरा धड़, ये सब कहाँ गया ये किसी को नहीं मालूम। आज तक टिल डेट किसी को नहीं मालूम। बस्सीज रोल।
बस्सी की तरह मोनिंदर पंढेर का भी इन सब में क्या रोल था, ये काफी डिबेटेबल है। वजह ये कि ऑलमोस्ट हर बार जब भी बच्चा किडनैप हुआ, पंढेर घर पे रहता ही नहीं था, और इसके बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस मिले थे पुलिस को, जैसे कि उन दिनों पर पंढेर की फोन लोकेशंस और उसके पासपोर्ट पर स्टैंप्स, क्योंकि कभी कभी वो इंडिया के ही बाहर रहता था। हाँ, कुछ कुछ केस में वो घर पे भी था, स्पेशली ज्योति के केस में, जब उसकी माँ उसे ढूंढते हुए D5 पर पहुंचती है, तब तो गेट के सामने ही पंढेर खड़ा हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग कोहली ने भी अपने कन्फेशन में एक बात बोली थी। तब तक मैंने देखा कि उधर से एक लड़की आ रही है जिसका जिसका नाम ज्योति था। वो घर पे पहले भी कपड़ा वपड़ा लेने के लिए आती थी हमारे घर पे। अच्छा। तो धोबी की लड़की थी। हाँ। तो उस दिन साहब घर में ही थे, मोनिंदर सिंह घर पे ही था उस दिन भी, लेकिन इसको पता है या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है। ये अगेन पंढेर की इन्वॉल्वमेंट को डिबेटेबल बनाता है, और ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई कि पंढेर को अक्यूज सिर्फ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो घर उसका था, और पंढेर एक अय्याश आदमी था, उसका कैरेक्टर बुरा था, पर उसके अलावा उसका कोई हाथ नहीं था इन सीरियल किलिंग्स में। ये परसेप्शन आई गेस टाइम और एविडेंस के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता, बट देन 2007 में जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद तहलका मैगजीन का एक आर्टिकल छपता है, और पता चलता है कि इस केस में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उन सभी का स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है। उसकी मदद से वो कन्फेशंस पब्लिक के सामने आए जो पंढेर ने पुलिस को दिए थे और उनकी केस डायरी में लिखे हुए थे। मैं एक एक करके वो कन्फेशंस आपको सुनाता हूँ। पहला वाला, जो खुद नोएडा के एसएसपी ने मीडिया के सामने बताया था, वो ये कि मैं अपनी फिजिकल नीड्स के लिए कॉल गर्ल्स बुलाता था। पायल, जिसे मैं एक रात का 2500 रुपए देता था, वो कई बार आ चुकी थी और पैसे लेने के बावजूद मुझे ब्लैकमेल करने लगी। तब मैंने अपने नौकर कोहली के साथ मिलकर पायल को मारने का प्लान बनाया। ये सेम बात कोहली ने भी कन्फेस की थी पुलिस की केस डायरी के हिसाब से। दूसरा कन्फेशन था, मैं जब सेक्स नहीं करता तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। तब मैं कोहली से कहता कि गेट के बाहर जो भी बच्चा दिखे उसे अंदर ले आओ। मैं उसका रेप करता और फिर प्लान के हिसाब से कोहली उसे मार देता। सिमिलरली कोहली ने यह बात भी एक्सेप्ट की थी। ऑन दी अदर हैंड, मोनिंदर पंढेर का बेटा करण ये मानता है कि ये जो भी कन्फेशंस थे वो पुलिस की डायरी में जब साइन हुआ तब ब्लैंक पेपर पे हुआ था। मतलब कि उन कन्फेशंस में जो भी लिखा है वो पंढेर के साइन लेने के बाद लिखा गया। पांडेस डिसमिसल। मूवी में एक सीन है जिसमें रामचरण पांडे जो ऑफिसर था उसका डिसमिसल होता है। ऐसा ही विनोद पांडे का भी सस्पेंशन हुआ था। जो तहलका मैगजीन का स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड हुआ था उसमें विनोद पांडे को भी रिकॉर्ड किया गया था, ऐसा ही सिमरनजीत कौर के बारे में कुछ कहते हुए। ये वही थी जिनके पास पायल की FIR लिखवाने नंदलाल आया करता था, और उन्हीं को पायल का केस भी सौंपा गया था, जिसके बाद वो उसके गांव जाकर उसके रिश्तेदारों को धमकाती हैं ताकि नंदलाल केस वापस ले ले। उसके अलावा भी बहुत सारे पेरेंट्स को इसने बेइज्जत करके थाने में से भगाया था। फिर जब सीबीआई के पास ये केस पहुंचा तो 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था और 6 को नौकरी से हटाया गया था। इन 6 में से एक सिमरनजीत भी थी। इसी के रिगार्डिंग ऑफिसर पांडे ने बताया था कि सिमरनजीत ने ये सब कुछ पंढेर की दी जाने वाली रिश्वत के लिए किया था। वैसे सिमरनजीत की अपडेट दूं तो कुछ महीने के बाद इनको नौकरी पर वापस भी रख लिया गया था, और हाल ही में एक रेप विक्टिम से रिश्वत लेते हुए ये पकड़ी गई थी। पांडेस डेथ। मूवी में जो ऑफिसर पांडे की डेथ होती है वो काफी सिमिलर है एक विक्टिम के पेरेंट की डेथ से। एक्चुअली सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सुरेंद्र कोहली पे 16 केसेस में चार्जेस लगवाए थे अबाउट रेप एंड मर्डर। वहीं पंढेर के ऊपर सिर्फ इमोरल ट्रैफिकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जैसे छोटे मोटे चार्जेस थे। इसे लेकर पिंकी सरकार के पेरेंट्स वंदना सरकार और जतन सरकार इनको खासा आपत्ति थी, क्योंकि उनके हिसाब से कोहली ने एक रिटन कन्फेशन दिया था उनके सामने ही, जिसमें उसने माना था कि ये सब उसने पंढेर के कहने पे ही किया था। इस कन्फेशन की एक कॉपी सर्कल ऑफिसर दिनेश यादव के पास थी और एक कॉपी जतन सरकार के पास। तो जतन ने कोर्ट में अर्जी डाली कि पंढेर के एंगल को फिर से देखा जाए। इसके बाद से ही जतन को हैरेस किया जाने लगा, कभी पुलिस ऑफिसर्स या कभी सीबीआई ऑफिसर्स के जरिए। जब वो दुर्गा पूजा के लिए अपने गांव बेरहमपुर वेस्ट बंगाल पहुंचे तब उनके बेटे सोनू के पास किसी सीबीआई ऑफिसर का कॉल आता है कि गाजियाबाद कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है। तो इधर से सोनू जवाब देता है कि वेस्ट बंगाल में होने के कारण वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुनकर वो ऑफिसर सोनू से उनका एड्रेस पूछता है बहुत ही डिटेल में,
और कुछ घंटों बाद पता चलता है कि जतन सरकार की पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। बाय द वे, ऑफिसर दिनेश यादव के बारे में बता दूं कि इनका भी पंढेर के साथ में कनेक्शन पता चला था। अलेजिडली इन्होंने पायल के घर वालों को भी पीटा था और ये वही ऑफिसर हैं जिनके अंडर आरुषि तलवार के केस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। थैंकफुली गाजियाबाद कोर्ट ने सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दिए पंढेर का इन्वॉल्वमेंट रीचेक करने के लिए, जिसके बाद उन 16 में से 6 केसेस में पंढेर को अक्यूज माना गया था। फ्रेम्स इंटेरोगेशन, ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा क्योंकि इसमें वैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि रियलिटी में हुआ था। पहले तो कोहली को इतने प्यार से नहीं बैठाया था, उसकी खूब तोड़ाई की थी, उसके बाद जाकर वो कुछ बोला था और वो जो भी बोला था उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अरे पूकी, इंडिया में कन्फेशंस ना ही पुलिस के अंडर रिकॉर्ड होते हैं और ना ही उनको एडमिसिबल माना जाता है कोर्ट में। उनको सिर्फ एक केस डायरी में लिखा जाता है। जो कन्फेशन यूट्यूब पर मिलता है वो 2 महीने के बाद डीएम के सामने रिकॉर्ड किया गया था 1 मार्च 2007 को, और सीआरपीसी 164 के अकॉर्डिंग ये कोर्ट में अलाउड होता है। सिर्फ इसी के बलबूते पे अक्यूज्ड को सजा मिल सकती है। तो फिर कोहली को क्यों नहीं? ये समझने के लिए आपको जानना होगा इस केस के लीगल बैटल्स को। द लीगल बैटल्स। मूवी में तो इस केस का कोई कोर्ट रूम सीन नहीं है। अगर होता तो ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। देखो, कोहली के ऊपर 16 मर्डर्स में चार्जशीट फाइल हुई और पंढेर के ऊपर 6। 13 फरवरी 2009 को गाजियाबाद के लोअर कोर्ट का सबसे पहले केस में फैसला आता है। ये केस था रिम्पा हल्दर का और इसमें दोनों को फांसी हुई थी। बट जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तब कोहली को तो फांसी हुई पर पंढेर को बरी कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट तीनों ने ही कोहली की फांसी की सजा को मेंटेन रखा। जब किसी भी अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी मिली हो और उसके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं, तो फिर क्या होता है? फांसी। पर फांसी से पहले आया था द गेम चेंजिंग मूवमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2014 को कोहली के नाम का एक डेथ वारंट जारी किया। इसके अकॉर्डिंग 7 से 12 सितंबर के बीच उसे फांसी दी जा सकती थी। जब ये बात कोहली के लॉयर युग चौधरी को पता चली तो उसने फ़ोन घुमाया कुछ ह्यूमन राइट्स लॉयर जैसे कि इंदिरा जयसिंह और बाकी लॉयर्स को। इन सभी के सपोर्ट के साथ एक इमीडिएट हियरिंग रखवाई गई, वो भी किसी कोर्ट में नहीं बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में। 8 सितंबर 2014 की सुबह 1:30 बजे 1:30 AM वहाँ जो दलीलें दी गईं उनमें जजेस को कुछ दम दिखाई दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि तब तक कोहली को टोटल 5 केसेस में ही सज़ा सुनाई गई थी, बाकी 11 केसेस अभी भी पेंडिंग ही थे। तो जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो उन सभी में दोषी है तब तक उसे फांसी देना सही नहीं था। थम जाओ, लॉयर्स को गालियां देने से पहले थम जाओ। इंदिरा जयसिंह कोई ऐसी वैसी लॉयर नहीं है, ये वही हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में विक्टिम्स की तरफ से केस लड़ा था और प्रेजेंट में बंगाल हॉस्पिटल आरजी कर के डॉक्टर्स की तरफ से लड़ रही हैं। निठारी केस की बात करें तो ये आज भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि कोहली इस सब में अकेला नहीं था। देयर वाज समथिंग मच बिगर गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टेन्स। इसलिए जानना ज़रूरी था कि ये सारे मर्डर्स कोहली ने ही किए हैं या फिर पुलिस और सीबीआई ने बस इसके मत्थे मर दिया जस्ट बिकॉज वो सोसाइटी के सबसे लोएस्ट स्टेटस में आता था। बट इवन देन फांसी पर सिर्फ स्टे लगाया गया था, उसे कैंसिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी कि हम इसे रिव्यू करेंगे, पर उस सब में जो टाइम लगा वहीं पर कोहली और उसके लॉयर्स ने अपना दांव खेल दिया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपील कर दी कि इस केस में इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, मतलब कोहली को बिना किसी कारण के जेल में बंद रखा गया। इन सब लीगैलिटीज़ के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी 2015 को कोहली की फांसी की सज़ा को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। इसके बाद जो बचे हुए 11 केसेस थे उनमें से 3 में लोअर कोर्ट ने कोहली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया, जिसके बाद फिर पंढेर पर 6 में से 2 ही केसेस बचे। उनमें से एक में उसे 7 साल की सज़ा हुई और एक में फांसी। दूसरी तरफ कोहली के ऊपर टोटल 12 बार फांसी हुई थी। मोटी बात यह बनती है कि 2023 तक कोहली के ऊपर 12 फांसियां थीं और पंढेर के ऊपर 1। द टर्निंग पॉइंट। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है जिसमें कोहली और पंढेर दोनों को ही बरी कर दिया जाता है। एट फर्स्ट ग्लांस आपको लगेगा कि शायद जजेस ने पार्शियलिटी की या फिर पंढेर ने सबको रिश्वत दी होगी, बट जब मैंने इसकी कोर्ट कॉपी पढ़ी तो मुझे काफ़ी सारी बातें वैलिड लगी। फर्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि ये जो ऑर्गन ट्रेडिंग वाला एंगल है
उसकी जांच सीबीआई ने ठीक से नहीं की। जांच छोड़ो, जो डॉक्टर D6 से पकड़ा गया था ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए, उससे आज तक पूछताछ भी नहीं की। सेकंड, नथिंग इनसाइड D5। जो भी हड्डियां पुलिस को मिली थी वो D5 और D6 के बीच वाले नाले में से मिली थी, और लिटरली एक भी हड्डी घर के अंदर से नहीं मिली है। उसके अलावा जो चाकू पुलिस ने कलेक्ट किए थे वो मर्डर वेपन्स नहीं थे। उनका यूज भी हुआ या नहीं इस बात में कोई श्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट पुलिस को तो कभी मर्डर वेपन भी नहीं मिला। मोर ओवर, पुलिस को कुछ हड्डियां दफन मिली थी, जबकि कोहली ने कन्फेशन में कहा कि वो सिर्फ पहले माले पर बने हुए टॉयलेट से दीवार के पार टुकड़ों को फेंकता था। विच लीड्स टू टू अदर डाउट्स। दीवार थी 25 फीट की, मतलब खून के कुछ छींटे तो उसके ऊपर भी आने चाहिए थे, तो फिर वहां पर से कोई फॉरेंसिक एविडेंस क्यों नहीं मिला? फिर जब ये एरिया बगल में बने जल निगम कंपाउंड से ज्यादा इजीली एक्सेसिबल था तो शक सिर्फ कोहली पे क्यों? इवन जिस टॉयलेट की यहाँ पर बात हो रही है वो बना हुआ है D4 की तरफ, मतलब जो हड्डियां फेंकी गई वो होनी चाहिए थी D4 और D5 के बीच वाली गैलरी में, तो फिर ये उल्टी साइड पे कैसे पहुंच गई? कोहली ने कहा कि वो कुकर में बॉडीज को पकाकर खा जाता था, तो फिर बर्तनों और कुकर में से भी कुछ फॉरेंसिक एविडेंस तो मिलना चाहिए था ना। अगर नहीं मिला तो ये भी प्रूव नहीं होता कि कोहली आदमखोर है। थर्ड, नो DNA। फॉरेंसिक्स को एक ब्लड स्टेन मिला था सिंक पर से, जो कि किसका है आज तक पता नहीं, वो किसी से मैच ही नहीं हुआ। और सोचा जाए तो सिंक पर शेव करते टाइम भी किसी का खून गिर सकता है। एक और स्टेन मिला था सोफा मैट्रेस पर सीमेन का, जो कि कोहली के DNA से मैच नहीं हुआ। इनफैक्ट उसका DNA तो उस सीमेन से भी मैच नहीं हुआ जो कि एक विक्टिम के स्कर्ट से मिला। ड्राई ड्रेन्स। फॉरेंसिक टीम ने D5 के 500 मीटर दूर तक से हड्डियां कलेक्ट की थी, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से वो एक सूखा हुआ नाला था। मतलब जो पॉलीथीन बैग्स कोहली ने फेंके थे वो एक ही जगह इकट्ठे होने चाहिए थे, ना कि 500 मीटर दूर। फिफ्थ, द अरेस्ट डेट डिबाकल। ये पॉइंट मैंने पार्ट 2 में ज्यादा एलेबोरेट किया है। ऑफिशियली कोहली 29 दिसंबर 2006 को अरेस्ट हुआ, पर कोहली के अकॉर्डिंग उसे 27 दिसंबर को अरेस्ट किया गया। इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए सीबीआई या पुलिस के पास कोई विटनेस नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है अनलॉफुल डिटेनमेंट और टॉर्चर की। सिक्स्थ, जीनियस कोहली। जब कोहली ने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया तो पुलिस के अकॉर्डिंग उसने एक लेटर लिखकर डीएम को भेजा कि मुझे आपके सामने कन्फेस करना है। वो जो लेटर है उसमें बहुत सारे फॉर्मल टर्म्स हैं, जबकि 1 मार्च 2007 तक, मतलब जिस दिन डीएम के सामने वो कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ, तब तक कोहली के पास कोई लीगल हेल्प नहीं थी। उस दिन भी उसका कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले सिर्फ 5 मिनट तक एक लॉयर से मिलने दिया गया था, तो फिर एक 7वीं पास इतने लीगल शब्दों में कैसे बात कर सकता था? चलो एक बार को मैं मान भी लूँ, तो फिर ये बताओ कि कोहली ने अपने लेटर में लिखा कि मैं लोगों को मारने के बाद उनके साथ सेक्स करता था, तो फिर वो रिकॉर्डिंग में ये क्यों कहता है कि उसने सेक्स करने के बाद मारा? यहीं से पूरा का पूरा नेक्रोफिलिया वाला एंगल नल हो जाता है। सेवेंथ, 60 डेज कस्टडी। पुलिस और सीबीआई ने बिना किसी रीजन के कोहली को 60 दिन तक कस्टडी में रखा था, और इस बीच उसका कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इतने टाइम में हो सकता है उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो और पूरा कन्फेशन रटवाया गया हो। ये बात सपोर्ट करने के 2 पॉइंट हैं। पहले तो जब कोहली ने 29 दिसंबर को ही पुलिस के सामने सब कन्फेस कर दिया, तो फिर डीएम के सामने 2 महीने बाद जाके उसका कन्फेशन क्यों रिकॉर्ड करवाया गया? सेकेंडली, उसका कभी भी मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, जिससे उसकी टॉर्चर की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हो सकती। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कोहली ने अपने कन्फेशन में कहा था कि पुलिस कस्टडी में उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। पहले तो उसे 1-2 विक्टिम्स छोड़कर किसी के भी नाम नहीं पता थे, लेकिन पुलिस ने मार मार के उसे सारे नाम रटवाए थे और उनके गायब होने की डेट भी। और 2-3 लोगों को जब उसने आज तक देखा ही नहीं, तब भी जबरदस्ती पुलिस और सीबीआई ने उनके बारे में कबूल करने को कहा था। 8th, फेक कन्फेशन। इस पूरे केस में जो इकलौती चीज अभी तक कोहली को सजा दिलवाती आ रही थी वो था खुद उसका कन्फेशन। पर कोर्ट ने सोचा कि ये फेक भी तो हो सकता है किसी ने इसे डब किया हो, तो उन्होंने सीबीआई को ओरिजिनल फुटेज वाला मेमोरी चिप लाने का इंस्ट्रक्ट किया, जो कि सीबीआई के पास नहीं था। मोर ओवर, जो सीडी सीबीआई ने कोर्ट में जमा की थी उस पर अक्यूज्ड और डीएम दोनों के साइन होने चाहिए थे, और वो दोनों ही मिसिंग थे। और कन्फेशन में ना
एक बहुत स्ट्रेंज बात है, वो क्रोनोलॉजी में बताता है कि उसने कब किसे पकड़ा, उन्हें अंदर लाया, उनका गला दबाया और फिर उसके बाद की जो भी डिटेल्स हैं वो कहता है कि वो सब धुंधली हैं, एक्सेप्ट रिम्पा और पायल के। उसे ये भी याद नहीं कि उसने किसके साथ में सेक्स किया या फिर उन्हें पकाकर खाया। ऊपर से जब उसे लड़कियों के गायब होने की डेट्स पुलिस ने बताई थी और फिर भी याद नहीं थी, तो फिर वो सबको ऑर्डर में कैसे बता रहा था? पायल के केस में वो कहता है कि उसने उसे काटा नहीं, बस फेंक दिया, पर प्रोसिक्यूशन के हिसाब से हर कोई कटा हुआ मिला था। मजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्वमेंट। कोहली जब कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और 2-3 लोगों के नाम उससे ज़बरदस्ती रटवाए गए, तो ये सुनकर डीएम कहते हैं कि अगर तुम्हें सारी फोटोज दिखाई जाए तो क्या तुम बता सकते हो कि ये 2-3 लोग कौन हैं? तो कोहली कहता है हाँ, और फिर उसे एक भी फोटो नहीं दिखाई जाती और ना ही उसके टॉर्चर के बारे में डिटेल्स पूछी जाती हैं। ये तो जो हुआ सो हुआ। बाद में मजिस्ट्रेट खुद कोर्ट आके कहता है कि जो सीडी आपके पास है ये वो नहीं है जो मैंने प्रिपेयर करवाई थी। रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के बाद लगातार 2-3 साल तक कोहली ने कुछ लेटर्स कोर्ट को लिख कर दिए, जिसमें वो बताता है कि पुलिस ने कितनी बुरी तरह से उसका टॉर्चर करके उसे सारा कन्फेशन रटवाया था। पुलिस ने उसके नाखून उखाड़े, उल्टा टांग कर बिजली के झटके दिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स में आग लगाई और एनएस में पेट्रोल भी डाला। उसे ये धमकी दी जाती कि उसके सारे घर वाले सीबीआई के कब्जे में हैं। कोहली ने ये तक कहा कि उसके चोट के निशान आज तक हैं, तो अगर आप चाहें तो उसकी मेडिकल जांच करवा सकते हैं, पर ना ही मजिस्ट्रेट और ना ही लोअर कोर्ट ने उसकी जांच के आदेश दिए। नो कंसेंट। कोहली के लेटर में वो एक बात मेंशन करता है, पुलिस हिरासत की। प्रोटोकॉल ये होता है कि कन्फेशन चाहे कोई भी हो, पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के, वो तभी तक कोर्ट में वैलिड रहेगा जब तक वो अक्यूज की मर्जी से लिया गया हो, बिना मारपीट या मेंटल दबाव के, वरना सेक्शन 24 के हिसाब से वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इंडियन पुलिस की प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पता ही नहीं है कि बिना मारे कन्फेशन कैसे लिया जाता है। आप कभी वेस्टर्न चैनल्स देखिए, लाइक जेसीएस क्रिमिनल साइकोलॉजी, उसमें आप देखेंगे कि 2-4 घंटे बैठकर इन्वेस्टिगेटर्स सस्पेक्ट से सिर्फ बात करते हैं और देखते ही देखते वो सब कुछ उगल देते हैं। ऑल्दो उनके कोर्ट में भी ये कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता, पर पॉइंट ये है कि ऐसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के मेथड ना ही इंडियन पुलिस को सिखाए जाते हैं और ना ही शायद वो सीखना चाहते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि बिना ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भी काम होता है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ये थी कि वो मेक श्योर करे कि कोहली बिना किसी दबाव में आकर ये कन्फेशन दे रहा है। ऐसा करने के लिए अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी से हटाकर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। उसे टाइम दिया जाता है सेफ महसूस करने का और ये फिर से सोचने का कि वो कन्फेशन देना चाहता है या नहीं। कुछ केसेस में तो 1-1 महीने तक अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया ताकि वो पुलिस का दिया हुआ ट्रॉमा भूल सकें। और कोहली के केस में क्या हुआ? वो 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट से मिला, उसे 24 घंटे की जुडिशियल कस्टडी मिली, जहां उसे पता भी नहीं था कि उसे क्यों रखा गया है। उसके बाद 1 मार्च को उसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब कुछ होता है पुलिस कस्टडी के बीच में। इसे प्रूव करने के लिए कोहली को कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि रिपोर्ट्स में ऑलरेडी ये लिखा हुआ था कि जितने दिन भी रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन करने का काम चला, उस हर दिन के एंड में कोहली को दे दिया जाता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में। इनफैक्ट जब उसका नार्को टेस्ट भी होना था, तब भी उसका कंसेंट तब लिया गया जब वो नोएडा से गांधीनगर पहुंच गया। और गेस कीजिए इस पूरे टाइम में उसके साथ में कौन था? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। नो विटनेस। इतनी सारी मिसिंग्स होने के बावजूद भी सीबीआई के पास एक भी विटनेस नहीं है जिसने देखा हो कोहली को किसी बच्चे को घर के अंदर लाते हुए, इवन दो वो ये सब दिन दहाड़े करता था। इसके अलावा भी कुछ और बातें हुई जिसमें कोहली ने खुद को डिफेंड किया, जैसे कि वो एक फोरेंसिक एक्सपेरिमेंट, द फोरेंसिक एक्सपेरिमेंट। फोरेंसिक टीम ने कोहली को एक लाश दी और उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो इस लाश के ऊपर कुछ इस तरह से मार्किंग्स बनाए जिस तरह से वो बॉडीज को काटता था। ये सुनकर कोहली ने बहुत ही सफाई से वो सारी मार्किंग्स की। ये देखकर फॉरेंसिक्स वालों को क्लियर हो गया कि इस सब के पीछे कोहली है। पर कोहली ने अपने डिफेंस में ये कहा कि जो लाश उसे दी गई थी उसके ऊपर पहले से ही ब्लैक मार्किंग्स थी और उससे सिर्फ उन्हें ट्रेस करने को कहा गया था। अगर सीबीआई और पुलिस इतनी लापरवाही नहीं करती तो आज तक तो कल्प्रिट को फांसी हो चुकी होती। इन्वेस्टिगेशन इतनी खराब थी
कि वो ये भी नहीं प्रूव कर पाए कि D5 के अंदर कोई भी मर्डर हुआ था या फिर कोहली नरभक्षी भी है या नहीं। कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर दिखाया गया है। एंड देन जो भी 12 केसेस में कोहली को फांसी दी गई थी और एक में पंढेर को, उन सभी डिसीजंस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट पंढेर अब आज़ाद है और कोहली अभी भी जेल में ही है ड्यू टू दैट वन केस जिसमें कोहली को फांसी होते होते रह गई थी। वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही है। बट रिमेंबर, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों को फिर से रिवर्ट कर दे और उन दोनों को वापस से फांसी दे दे। बट जो भी है, आई डोंट थिंक ये सर्टेनली कहा जा सकता है कि इन दोनों ने ही वो सारे कत्ल किए हैं। अब जरा मूवी पे वापस आते हैं। कुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। ऑनेस्टली बताऊं तो पहले 40 मिनट और लास्ट वाला सीन छोड़कर मुझे इस मूवी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि इन सब का रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे हिसाब से राइटर्स इन 2 विटनेस की स्टोरीज को भी इंक्लूड कर सकते थे। पहला तो प्रतिभा, एक डोमेस्टिक वर्कर। एक दिन जब वो D5 के बाहर से निकल रही थी तो कोहली ने उससे कहा कि घर में एक वर्कर की ज़रूरत है और वो अंदर आके मालकिन से बात कर ले। प्रतिभा ने मालकिन को बाहर भेजने की बात कही, पर कोहली कहता है कि वो बूढ़ी है, चल नहीं सकती। उसके लगातार कहने के बावजूद भी जब प्रतिभा अंदर नहीं गई तो कोहली ने फिर नहीं पूछा। दूसरी विटनेस पूर्णिमा, D5 के बाहर से निकलते हुए उसे कुछ फूल दिखाई देते हैं तो अंदर से कोहली उससे बोलता है कि वो गेट के अंदर आके फूल तोड़ ले, पर पूर्णिमा अंदर नहीं जाती और ना कोहली उसे फूल देता है। एक और बार भी कोहली ने पूर्णिमा को रोककर उसे पूजा के लिए घर में इनवाइट किया था, पर तब पूर्णिमा को ना ही घर के अंदर कोई दिखा ना ही आवाज आई। नॉट अ स्टोरी ऑफ विक्टिम्स फैमिली। ये मूवी इज अबाउट के कैसे एक पुलिस वाले का हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो गरीबों का मसीहा बन जाता है। पर निठारी के लोगों की मदद अगर किसी ने की तो वो खुद ही थे। आज तक उनके लिए कोई मसीहा नहीं आया है। हम लोग तो यही सोचे थे, सहारा किए थे सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भी, कि हाँ हम लोग के साथ में न्याय होगा। हमारे सबके बच्ची के साथ में मारे हैं जैसे ऐसे, कैसे खुद का बोला नौकर कि हाँ ऐसे ऐसे करके काट काट के मारे हैं। हम लोग के दिल पे क्या बीत रहा है, फिर भी कोर्ट छोड़ दिए। हम लोग का कलेजा फट गया। अपने बच्चे ने न जान देती, स्कूल छोड़ कर आऊंगी, स्कूल लेकर आऊंगी, ट्यूशन भी छोड़ कर आऊंगी, लेकर आऊंगी। मुझे तो डर लगता है, मेरे बच्चे 2 बच्चे। खुद हाथ जोड़ रहा कि माफ करो, हम तुम्हारी बच्ची को गलती से मारा है। खुद 50 सेक्टर के थाने में माफी मांग रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, कह रही पर ये तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोलती थी पुलिस। हाँ कि तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढ रहे हैं, कि ताकि पुलिस तो मिली थी ना मुनिंदर से। आखिर ये बस वही सोच आता है। थोड़ा थोड़ा उसको बुखार था, तो जो है डॉक्टर ने बोला था, दवा लाए थे तो कहने लगा उसको केला मत देना, और केला ही मांग रही थी। वही बात को हमें सोच आता है, जो हम एक चीज़ बच्चे ने मांगी वो हमने खाने को नहीं दी। इस मूवी ने उनकी तकलीफ का 1% भी नहीं दिखाया। कोहली's फैमिली। कोहली के 3 भाई थे और तीनों को ही अपना पुश्तैनी घर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि गांव वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था। उन्हें नॉन वेज खाना छोड़ना पड़ा, वरना लोगों को लगता है कि वो बच्चे काट के खा रहे हैं। कोहली की बीवी अब दूसरी शादी कर चुकी है और अब उसका बेटा बड़ा होने के बाद कोहली से एक बार जेल में मिलने भी गया था। अगर विक्टिम्स की फैमिली का नहीं दिखा सकते थे तो एक बार एटलीस्ट अक्यूज की फैमिली का दिखा देते। इन कंक्लूजन, मूवी ब्रिलियंट है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, पर ये सब मेरे लिए नहीं है। मुझे इसे देखकर उतना मज़ा नहीं आया जितना कि रक्त चरित्र पार्ट 1 और रमन राघव 2.0 देखकर आया था। दिस वॉज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्राइम का साटा।